पारिवारिक और सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी मलाल। तो शुरू करते हैं कहानी मलाल। कहने को तो बड़ा पाक दिन था कि उस दिन जुमे की नमाज पढ़ी गई थी और उसी दिन वे बेघर हुई थीं, बेसहारा भी। समझ नहीं पा रही थीं कि जाएं तो जाएं कहाँ। माँ बाप रहे नहीं। 6 भाइयों ने जब 7 साल से उनका हाल नहीं पूछा तो हमेशा के लिए ससुराल से लौटी बहन को घर में घुसने देंगे? फिर एक घर तो रहा नहीं होगा। सोचती हुई बाजी एक अनंत अछोर अंधेरी सुरंग के मुहाने पर खड़ी थी। आगे जाने का रास्ता उसी में से होकर जाता था, पर आना तो था, जीना भी था। किसी और शहर कस्बे के बारे में तो बाजी जानती भी नहीं थी और कहीं गई भी नहीं थी। सो कानपुर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गई। चलो, उस शहर की सड़कों और गलियों से तो परिचित हैं। जिंदगी काटनी है, जब तक मौत ना आए सो काट लेंगी किसी न किसी तरह। बाजी ने पूरी कोशिश की, पर अंधेरा था कि बढ़ता ही जा रहा था। जीना बेहद दुश्वार हो गया। तब मरने की ठान ली और रेल की पटरी पर लेट गई। पर ट्रेन लेट थी। लोगों ने देख लिया, बचा ली गई। तब मिट्टी का तेल पी लिया, मौत फिर भी नहीं आई। तब जाना कि उनके लिए ना मौत आसान है न जिंदगी। इसी उहापोह में वो सड़क के किनारे खड़ी थी। आते हुए ट्रक की रोशनी में उन्हें कूड़े के ढेर के पास एक पोटली सी नजर आ गई जो हिल रही थी। पास बैठकर देखा तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पोटली खोली तो एक नवजात शिशु उनके हाथ में था, जो शक्ल और पहनावे से किसी अच्छे घर का लग रहा था। उसे उठाकर सीने से लगाया तो 24 सालों से उनके भीतर पसरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। भीतर सोया पड़ा ममता का सागर हिलोरें लेने लगा। शिशु जो बच्ची थी को लेकर थाने गई, पर उन लोगों ने अपनी बच्ची को उनके गले मड़ देने का आरोप लगाकर धमकाकर भगा दिया। फिर तो बाजी की दुनिया ही बदल गई। उन्हें जिंदगी से प्यार हो गया। दीवानों की तरह सड़क पर चलने वाली बाजी बच बच कर धीरे धीरे चलने लगी, देख कर कि किसी वाहन से टकरा ना जाए। सब उनके इस कायांतरण को देखकर हंसते, पर कहते भी क्या? कहते भी तो बाजी को फुर्सत ही कहाँ थी किसी पर ध्यान देने की। वो तो अब बस दिन रात सिलाई में मस्त रहती, व्यस्त रहती। पहले टेलरों से काज, बटन और तुरपाई का काम लाती थी, पर अब एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली और मोहल्ले वालों के कपड़े सिलती थी। इसी क्रम में हमारे 5 भाइयों के परिवार के कपड़े भी सिलने लगी थी। ये एक सुखद संयोग था कि जब और जिस दिन मुन्नी बाजी को मिली थी, ठीक उसके हफ्ते भर पहले सुधा ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुधा ने चारों बड़ी जेठानियों देवरानियों के बच्चों के बचपन के कपड़े इकट्ठा कर लिए थे, जो 6 महीने तक उनकी बेटी पहनने वाली थी। बाजी को भी उम्मीद रही होगी कि शायद हमारे पास हमारे बच्चों के थोड़े बहुत छोटे कपड़े जरूर रखे होंगे। वे मुन्नी को मेरे पास लेकर चली आईं। मैंने अपने बच्चों के कपड़ों में से थोड़े कपड़े बाजी को दे दिए। ये शुरुआत थी। सुधा के मन में पहली बार बाजी और उनकी बेटी के लिए वैर भाव पनप गया था। उसे मेरा अपने बच्चों के कपड़े उन्हें देना अच्छा नहीं लगा था। वो रूठ गई थी। फिर कुछ दिन बाद ठीक हो गई। बच्चियां जब तक गोद में रहीं सब ठीक रहा, पर जैसे ही दोनों के पांवों ने जमीन को स्पर्श किया, अपनी उस अबोधता में ही एक दूसरे से जुड़ गईं। मुन्नी जैसे ही बाजी के साथ घर में घुसती, रावी को उसकी महक लग जाती थी। जैसे वो जहाँ भी होती लुढ़कती पुढ़कती चली आती। हालांकि बाजी मुन्नी को भरसक साफ सुथरा रखती, सस्ते ही सही साफ सुथरे कपड़े पहनाती। जैसे डिज़ाइन की फ्रॉक रॉबी को पहने देख लेती, ठीक वैसी ही फ्रॉक सिलकर मुन्नी को भी पहना लाती। सुधा को यह सख्त नागवार गुजरता। उसे कतई पसंद न आता कि बाजी मुन्नी की राबी से बराबरी करें। उसे रॉबी का मुन्नी के साथ खेलना भी पसंद नहीं था, और राबी इतनी छोटी थी कि वो माँ की मुन्नी और बाजी के प्रति नापसंदगी की वजह समझती ही नहीं थी। उसे कहाँ पता था कि मुन्नी उसकी बराबरी की नहीं है, कि उसकी माँ का उस कहावत में भरोसा ही नहीं, अंधविश्वास है कि दोस्ती और रिश्ते हमेशा बराबर वालों के साथ शोभा देते हैं और निभते भी हैं। पर रॉबी जैसे ही मुन्नी को देख लेती, माँ की आंखें बचाकर गली में घूमने निकल जाती। ताई, हमें पैसे दे दो। वो मुझसे पैसे ले जाती और कुछ भी खाने की चीज़ें मिलती दोनों मिलकर खा आती। सुधा ज़्यादातर तो जान ही न पाती, कभी कभार जान भी लेती तो पिटाई करती।
माँ इससे ज़्यादा क्या करेगी। राबी ने जैसे अपनी सज़ा की सीमा समझ ली थी, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। पर जल्दी ही उन दोनों की मासूम शरारतों के दिन बीत गए। मुन्नी, जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, 6ठी कक्षा में पहुंच गई। बाजी ने कोशिश तो पूरी की, पर उसका एडमिशन रॉबी के स्कूल में नहीं हुआ। पहली बार बाजी को इस बात का पछतावा हुआ कि बच्ची को उठाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। न खाने पीने का ठिकाना, न रहे सहे का ठौर, न हम पढ़ी लिखी। हमरे साथ रही के का मिलाई का सिवाय गरीबी के। हम ना उठाती तो का पता कोनो पढ़ा लिखा ढंग का आदमी औरत उठा लेता, तो कम से कम अच्छे घर में रहती, अच्छा खाती पीती, पढ़ती लिखती, ढंग का पहनती ओढ़ती। बोलते बोलते सांस लेने को रुकती और अपनी भर आई आँखें पोंछती, फिर शुरू हो जाती। का बताई भाऊजी, हमरी तो किस्मतें खराब है। खराब ना होती तो बाल बच्चे ना होते। बांझ कह के ससुराल से काहे फेंक दई जाती कूड़ा की तरह। हमें तो अपनी बुचिया की चिंता है कि का होई का, कैसे पढ़ पाई। फिर भी वे उस व्यवस्था को कोसती रहती जिसके तहत अनपढ़ की संतान को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश रची गई है। अब बताओ, तुम्हें बच्चा का दाखिला लेना है कि माँ की पढ़ाई देखनी है। हमरी बिटिया दाखिले का इम्तहानों पास हुई गई, तब वो उसका नहीं लियन। कह दियन कि हमरे स्कूल में बच्चा के माँ बाप में से किसी एक का ग्रेजुएट अर्थात ग्रेजुएट होना जरूरी है। इधर जब से मुन्नी का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, बाजी का इस तरह झींकना नित्य नियम बन गया है। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि आप तो बस मुन्नी को पढ़ाती रही है। पढ़ने में बच्चे की लगन और लालसा हो तो स्कूल का कोई महत्व नहीं होता। पढ़ने वाले सब जगह पढ़ लेते हैं। आगे चलकर ऊंची पढ़ाई व नौकरियों में नंबर और डिवीज़न देखी जाती है, स्कूल का नाम नहीं पूछा जाता। पर बाजी ने मुन्नी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे कि उनकी बुचिया भी राबी बिटिया की तरह जूता मोजा और प्रेस करी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगी। उसके पास भी चिकने मोटे पन्नों वाली किताबें और रंग बिरंगा बस्ता होगा। वो भी गिट पिट अंग्रेजी बोलेगी, फिर बड़े होकर अच्छी नौकरी करेगी, पक्के और साफ सुथरे घर में रहेगी। उसे कच्चे और टपकती छतों वाले घर में नहीं रहना पड़ेगा। मुन्नी जिस सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी वो भी बड़ा खस्ता हाल था। बाजी आए दिन मुन्नी की बदहाल पढ़ाई का रोना रोती रहती। स्कूल में पढ़ाई होत नहीं, रोज़ तो बंद रहत है, मास्टर नहीं आवत हैं, कमरा की छत टूटी है। हम बुचिया को कह दिया है कि कमरा में कभू न घुसे, मास्टर बाहर पेड़ के नीचे पढ़ावें तो पढ़े, नहीं तो घर चली आवा करे। पर बाजी ने मुन्नी की पढ़ाई का खर्च बढ़ जाने के कारण जो काम बढ़ा लिया था, उसकी वजह से उनकी दिनचर्या का 1/3 हिस्सा सिलाई के खाते में चला गया था। सो वे चलते फिरते झपकी मारने लगी थी। बाजी, क्या पैसों के साथ अपने बटुए में नींद की गोली भी रखती हो कि आते ही खा ली और बैठे बैठे सोने लगी? मैं अक्सर मजाक में उनसे कहती। वो असल में आज रात में मच्छर बहुत रहे, सो आँख नहीं लगी। वे आंखें मिलमिलाती हुई कनखियों से मुन्नी की ओर देखती हुई बात टालने की कोशिश करती, पर मुन्नी जो मुड़मुड़ कर रावी के आने वाले रास्ते की ओर देख रही थी, झट उनके झूठ का पर्दाफाश कर देती। हाँ ज़रूर, सोई कब? वो तो हम साथ में पढ़ते न रहें तो ये सिलाई मशीन से उठकर सीधे नहाने धोने में ही लग जाएं। वो कुछ देर बाजी की सिसियाहट का मजा लेती, फिर कहती, पता है आंटी, जब ये सो जाती हैं तो मच्छर क्या इन्हें सांप बिच्छू भी काट लें तो इन्हें पता ना चले। अरे नाई बाबूजी, झूठ कहत हैं, हमरे साथ पढ़ा करत हैं। जब तक हम नहीं सोती यहू नहीं सोती। फिर कहती हैं ईका वश चले तो हमका मशीन चलावे ना दे। हाँ और का, जब हम पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेंगे तब तुम्हें मशीन नहीं चलाने देंगे। मुन्नी प्यार से उनके गले में हाथ डालकर कहती। बाजी निहाल हो जाती। उनके सुख दुख के साथी फिर उनकी आंखों में चले आते। वे आंसू पोंछती हुई मुन्नी के कंधे का सहारा लेकर उठ जाती और माँ बेटी की जोड़ी चलती बनती। उन दोनों का सम्मिलित परिश्रम या कहें तपस्या रंग लाई जब मुन्नी ने 10वीं की परीक्षा न केवल प्रथम श्रेणी में पास की, 3 विषयों में विशेष योग्यता भी मिली। इस खबर से सुधा खासी विचलित हो गई थी। कई दिनों तक वो राबी के मुन्नी से पिछड़ जाने के तमाम कारण गिनाती रही कि अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों को 3 साल तो पहली कक्षा में आने में ही लग जाते हैं, जबकि हिंदी स्कूलों के बच्चे सीधे पहली कक्षा में पहुंच जाते हैं। फेल वेल करने का रिवाज भी नहीं होता उन स्कूलों में। खैर, 2 बराबर के बच्चों में ऐसी प्रतियोगिता कोई असामान्य बात नहीं थी।
बल्कि इस तरह की स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता बच्चों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती है। पर रावी में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़े। वो मुन्नी के साथ स्नेह के जाने किस मजबूत तंतु से जुड़ी थी कि उसकी सफलता से इतनी खुश थी जैसे ये उपलब्धि खुद उसने हासिल की हो। मेधा, प्रतिभा व परिश्रम स्कूलों के मोहताज नहीं होते। मुन्नी ने यह साबित कर दिया था। ये बात खुद सुधा ने दिल्ली से लौटकर बताई। रावी, जो वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के 4th ईयर में है और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, अब बाजी और मुन्नी के साथ रहने लगी है। मुन्नी एमएससी बीएड करके वहीं एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने लगी है। फिर तो सीटीईटी पास किया होगा, वरना सेंट्रल स्कूल में ऐसे थोड़े ना नौकरी मिल जाती है। अनायासी मेरे मुंह से निकल गया था। हाँ, किया होगा, जो भी किया हो, उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर छोड़ते हुए कहा। कुछ देर सुदूर शून्य में कुछ ताकती रही, फिर बोली, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई। इतना पानी की तरह पैसा बहाया, 4 साल से दिल्ली तक की भागम भाग, ऊपर से अब कहती है कि बीटेक करके बीएड करेगी, उसे भी टीचर बनना है। अरे, तुमने समझाया नहीं? रावी के बेतुके फैसले से असहज सुधा मेरी बात सुनते ही फूट पड़ी थी। समझाना क्या, वो तो उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम्हें ही बीटेक का भूत चढ़ा था। मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे बीटेक कराओ। मुझे इन मल्टीनेशनल्स में गधों की तरह 12-14 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी, बस। अब बताइए, समझाने के लिए कुछ बचा क्या? मुझे सुधा का निराशा की स्याही से पुता चेहरा बाजी के उस चेहरे की याद दिला रहा था जब मुन्नी का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में नहीं हुआ था। अभी आप सुन रहे थे एक सार गर्भित कहानी मलाल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।